तो शुरू करते हैं हम अपना रिकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का अध्ययन समाज या राष्ट्र को क्या देता है बताइए। तो इसका सही पहचान हो जाएगा कि हमें एक पहचान देता है। भारत को सांसारिक सभ्यताओं का उद्गम स्थल किसने माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्टेयर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। वहीं अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी में फाहियान ने किस साम्राज्य का विवरण दिया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेन त्सांग जो है वह हर्षवर्धन के समय में आया था। मुद्रा मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, काग्निमित्रम किसने लिखा था? तो मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखित है? तो हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। शिलालेखों के विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेलियोग्राफी या फिर पुरालेख विद्या। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक या फिर मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भीमबटेका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यतः यह मध्य पाषाण कालिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआती साक्ष्य हमें कहाँ से मिलती है? तो कृषि की शुरुआती साक्ष्य की बात करें वो मेहरगढ़ जो कि अभी वर्तमान के बलूचिस्तान में वहां से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के शुरुआती प्रमाण कहाँ में हमें मिले हैं? तो चावल की खेती के शुरुआती प्रमाण जो हमें वो मिले हैं कोल्दी हवा में। कहाँ पर? कोल्दी हवा में। अगला क्वेश्चन है कि गड्ढी में निवास क्या है? गड्ढी में निवास यानी कि गर्तवास जिसको कहते हैं, इसका प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो गर्तवास का प्रमाण जो हमें बुर्जहोम और गुफर गुफरराल क्या है गुफराल में मिला है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर जो है पालतू कुत्ते को मालिक के साथ कब्र में दफनाया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुर्जहोम। बुर्जहोम ऐसा स्थल था जहाँ पर कि क्या होता था कि मालिक को जो है जब मरते थे वो, तो उसका साथ में जो कुत्ता रहता था उसको भी दफना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है कि दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों की एक अनूठी विशेषता क्या थी? उसकी सही जवाब हो जाएगा आपको राख की टीले। तो दक्षिण भारत का जो नवपाषाण स्थल है उसका अनूठा अनूठा विशेषता क्या थी? वहां पर राख के टीले हमें मिलते थे। वहीं अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि उपनिषदों की कल संख्या कितनी बताई गई है? उपनिषदों की कुल संख्या की हम बात करें तो वह 108 उपनिषद है। हमें कितने हैं? 108 उपनिषद की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के अनुसार जो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आदि शंकराचार्य के अनुसार केवल 15 उपनिषद की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छंदोग्य उपनिषद में पहली बार किसका उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आश्रमों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रौक कला का पिता किसे कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विष्णु श्रीधर वाकनर कर को। विष्णु श्रीधर वाकनर कर को। ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पहिया बनाना और लाल नारंगी बर्तनों का उपयोग करना। ये ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, ओसीपी संस्कृति कहाँ पनपी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदानों में जो है ये ओसीपी संस्कृति पनपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल ने। और किसने? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका शहरीकरण करना, है ना। इसके शहरीकरण जो विशेष विशेषता थी कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा था वो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा की खुदाई जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा लिपि लिखने की शैली क्या थी? तो देखिए, हड़प्पा लिपि लिखने की शैली अभी तक जो जानकारी मिली है वो कहा गया है कि बुस्ट रोड फेडन लिपि का नाम लिया गया और जिसका लिखने का शैली था दाएं से बाएं की ओर और फिर बाएं से दाएं की ओर। पहले एक बार दायां से बायां चला, फिर उसके बाद बायां से दाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोगाज बोगाज कोई शिलालेख में किन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है? देखिए, बोगाज कोई शिलालेख जो है उसमें जो है वरुण, मित्र और नासत्य तथा इंद्र, ये 4 देवता हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है, ये बात आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से प्राप्त होता है? देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से हमें मिलता है, ठीक है। संगीत की पहली पुस्तक किस वेद को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सामवेद। सामवेद को ही संगीत की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये जो है जादू टोना का है। इसका शॉर्टकट हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। देखिए, जादू टोना और तंत्र मंत्र से लोग जो ज्यादातर क्या करते हैं, पैसे उसे कमाने का काम करते हैं, ठगफूस, मतलब ज्यादातर तो वही यूज करते हैं, इसको गलत मत लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, मतलब कि अर्थ आता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जादू टोना और तंत्र मंत्र जो है अथर्ववेद से हमें मिलती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से, ठीक है, मांडुक्यो उपनिषद से, ठीक है। नचिकेता और यम के बीच संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच संवाद किया गया है, ठीक है। तो उसका वर्णन कहाँ पर है? कठोपनिषद में, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या था? देखिए, अनुलोम विवाह का सही जवाब हो जाएगा आपका कि पुरुष के द्वारा अपना वर्ण या निचले वर्ण में विवाह करना। जो पुरुष लोग थे वे तो या तो सेम वर्ण में विवाह करना या उससे नीचे वाले वर्ण में विवाह। अभी के समय में जाति बोल सकते हैं, हमको लगता है। तो उसको हम क्या बोलते थे? अनुलोम विवाह बोलते थे। सब अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेदांग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा, यानी कि ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान को सबसे पुराना वेदांग कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी व्याकरण जो है उसकी रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी तो क्या है? एक व्याकरण ही है जिसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है महर्षि पाणिनि ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। कितने हैं? सॉरी, 18 है। कितने हैं? पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए, वैश्विक दर्शन की संस्थापक की हम बात करें तो वो था कनाद। किसने? ऋषि कनाद ने। योग दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? देखिए, योग दर्शन का प्रतिपादन जो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुरंदर किलों को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? यानी कि ऋग्वेद में पुरंदर, जिसको कि हम किलो को तोड़ने वाला बोलते हैं, किसको कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा देवता। कौन सा देवता? इंद्र देवता को। तो इंद्र देव जो है उसी को जो है ऋग्वेद में पुरंदर बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र कहाँ स्थानांतरित हो गया था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती से गंगा, ठीक है। यानी कि सरस्वती नदी से होकर गंगा नदी तक जो है उसका क्या स्थानांतरित हो गया था, वो उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट की बात करें तो महापद्मनंद को कहा जाता है, ठीक है, जो कि सम्राट अशोक से भी पहले थे, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र लेख पुस्तक के लेखक की बात करें तो वो है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस में किस वंश के पतन का वर्णन किया गया है? देखिए, मुद्रा राक्षस की बात करें तो वो जो है नंद वंश के पतन का क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? देखिए, अशोक के शिलालेख की बात करें तो उसको सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि राजमार्ग क्या था? कविराज मार्ग जो है, जिसको हम कन्नड़ ग्रंथ भी बोलते हैं, उसकी रचना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अमोघ वर्ष ने। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने, जो कि राष्ट्रकूट के राजा थे, ठीक है। राष्ट्रकूट के राजा थे, जिसकी रचना क्या थी? कविराज मार्ग, ठीक है। दक्षिण का अशोक किसे कहा जाता है? दक्षिण का अशोक की बात करें तो अमोघ वर्ष को कहा जाता है। किसको? अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहा जाता था, ठीक है। वो भी अच्छा खासा जो है अपना राज को फैलाया था।
तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? देखिए, काव्य मीमांसा की बात करें तो उसके लेखक जो है राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। संघ या शुंग वंश के संस्थापक किसने की थी? या संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी बोले तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक की बात करें तो वे थे सिमुख। कौन थे? सिमुख। ठीक है, सोने की मुद्राएं जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो सोने की मुद्राएं जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक राजा की बात करें तो मीनांडर एक था, जिसको हम मिलिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलिंद भी बोलते हैं। वो सोने की मुद्रा जारी जारी किया था और वो कौन थे? इंडो ग्रीक राजा थे। ठीक है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किनके बीच चर्चा है? देखिए, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की बात करें तो उसमें जो है राजा मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन के बीच की वार्तालाप की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ये बात हम आप लोग को और पता भी होगा कि जो है दो संवत हमारा लगभग भारत के हैं, और भी होंगे लेकिन दो तो मुझे याद है। एक तो शक संवत और दूसरा विक्रम संवत। और विक्रम संवत जो वो ईसा पूर्व से भी बहुत पहले की है। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि विक्रम संवत ईसा पूर्व से कितने वर्ष पहले की है। ठीक है, तो और ये जो है शक संवत जो है ये तो ईसा पूर्व की 78 वर्ष बाद जो है वो आया था, और जिसको जो है कनिष्क ने लाया था। किसने? कनिष्क ने लाया था। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कौन से महान विद्वान थे? तो देखिए, कनिष्क के दरबार की बात करें तो पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक नाम, ये सभी लोग जो है विद्वान मौजूद थे कनिष्क में। तो कौन सा? पार्श्व हो गया, अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन हो गए और चरक। चरक का नाम आप लोग जरूर सुनेंगे, चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद में अच्छा खासा नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का पहला नाटककार किसे कहा जाता है? देखिए, संस्कृत का सबसे पहला नाटककार की हम बात करें तो उसे अश्वघोष को कहा जाता है। किसको? अश्वघोष को। कावेरी नदी पर कल्लन बांध का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, इस क्वेश्चन का बात करें हम तो इसका सही जवाब हो जाएगा कररकल चोल ने। किसने? कररकल चोल ने इसका निर्माण करवाया था कावेरी नदी पर, जिस बांध का नाम था कल्लन बांध। ठीक है, पल्लव काल में संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कांची। ठीक है, क्या है? कांची। अगला क्वेश्चन है किराता किरातार्जुन क्या जर्नियम किराता जुर्नियम की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारवी ने। किसने? भारवी ने। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महान महायान संप्रदाय ने किस भाषा को अपनाया? तो बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था वो संस्कृत भाषा को अपनाया, और जो हीनयान संप्रदाय था वो शायद आपका जो प्राकृत भाषा, ये पाली भाषा है, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक भाषा नहीं, पाली भाषा, उसको अपनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विनय पिटक में क्या शामिल है? तो विनय पिटक की बात करें तो उसमें जो है संघ के भिक्षुओं और ननों के लिए अनुशासन की नियम है। ठीक है, तो ये संघ भिक्षु और नन लोग जो होते थे, है ना, ननों, उसका अनुशासन कैसे हो उसमें विनय पिटक में लिखा गया है। ठीक है, संगम साहित्य को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो संगम साहित्य की बात करें तो उसको हम कथानक और उपदेशात्मक दो भाग में बांट सकते हैं। किसमें? कथानक और उपदेशात्मक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ैयू। कहाँ? उड़ैयूर। अगला क्वेश्चन है चेर राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? ये देखिए, चेर राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें तो दो बंदरगाह थे। पहला था मुजरिस और दूसरा था तोंडी। क्या था? तोंडी। ठीक है, शिल्पाधिकारम। क्या है? शिल्पाधिकारम महाकाव्य की नायिका कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नगी। क्या हो जाएगा? कन्नगी। हमने मतलब अंदर जा जा के क्वेश्चन खोजने का कोशिश किया ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो ऐसा मत बोल सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील
की मरम्मत किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील की बात करें तो रुद्रदामन ने जो है इसका क्या क्या करवाया था, फिर से रिनोवेट करवाया था। पंचतंत्र की कहानियों की व्याख्या किसने की है? तो पंचतंत्र की कहानी की बात करें तो विष्णु शर्मन ने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है। वाक तक वाकटक साम्राज्य में या वाकाटक साम्राज्य में रज्जुक कौन था? तो वाकाटक साम्राज्य की बात करें तो उसमें रज्जुक जो है राजस्व से संबंधित अधिकारी को रज्जुक बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरकोश की रचना किसने की थी? देखिए अमरकोश की रचना जो है अमर सिंह ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता किसने लिखी थी? तो बृहत संहिता जो है बराहमिहिर ने लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ शिलालेख है वो किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म की पहले तीर्थंकर की बात करें तो वे ऋषभ देव हैं, और ऑलरेडी हमको लगता है सबको पता होगा, और उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो बैल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन कि 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए 23वें जैन तीर्थंकर की बात करें तो वे पार्श्वनाथ थे, जिसका प्रतीक जो है सर्प है यानी कि सांप। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पद्मचरित या पद्म पुराण किसने लिखा था? तो पद्मचरित या पद्म पुराण की बात करें तो वो बिमल सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था? बिमल सूरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन साहित्य की बात करें तो वो अपभ्रंश और प्राकृत या कि क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है। ठीक है। उस समय का क्षेत्रीय भाषा प्राकृतिक भाषा कहा जाता था, तो या फिर क्षेत्रीय भाषा बोली या प्राकृतिक वो उसको बोला जाता था, और एक अपभ्रंश भाषा है वो दो भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य यानी कि जीरो की बात करें हम तो के लिए प्रतीक बनाने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? तो देखिए जीरो के लिए या शून्य के लिए तो जग जाहिर है कि कौन थे, हमारे आर्यभट्ट। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दवि दविचर साक्ष्य जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक है। द्विचर साक्ष्य या बाइनरी नंबर की बात करें तो उसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगला ने छंद शास्त्र में किया था। किसने किया था? पिंगला ने छंद शास्त्र में किया था। ठीक है। चक्रबाल पद्धति जिसको हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं किस गणितज्ञ ने विकसित किया था? एल्गोरिथम का सही हिंदी पर देखिए क्या है, चक्रबाल पद्धति। ठीक है। इसको जो है किसने किया था सबसे पहले? तो ब्रह्मगुप्त ने जो है इसको विकसित किया था एल्गोरिदम को। ठीक है। देखिए हमारा कितना पुराना इतिहास है और हम भूल गए हैं, और हमें लगता है कि सब पश्चिमी के देशों ने किया था, वो सब पढ़ के अपने नाम पे ले लिया, ये याद रखिए आप लोग। हमें अपने इतिहास पे गर्व जरूर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? देखिए इसको भी आचार्य कनाद ने दिया था। ठीक है। ये भी देखिए हमारे देश से ही था, लेकिन उस टाइम हमें क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम लोग दिखा नहीं पाए उस टाइम, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ तो फिर बस जो क्या ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे, आगे कोई पढ़ेंगे नहीं, यही संस्कृत और ये इसमें लगे रहें, और वो लोग जो अपना आगे बढ़ गए, और बाद में वो लोग आए संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और फिर देखा अरे इसमें तो सब कुछ इसने किया है, और इसने कभी ये किया भी नहीं है कि मतलब प्रचार, तो इससे अच्छा है कि मौका का फायदा उसने उठाया और उसने सरल भाषा में लिखा और बोल दिया कि तो हमने किया है। लेकिन असलियत क्या है वो आपको देखिए पता चल रहा है। हमने ये सब चाहा ही है कि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन और डीप से डीप जाके इसका हम आप लोगों के सामने वन लाइनर लाए। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हेलियो यानी कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। देखिए ये भी इसने दिया गया था कि सूर्य जो है पृथ्वी की चारों ओर घूमती है, ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये भी आर्यभट्ट साहब ने कह के गया था। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता के रचयिता कौन थे? तो चरक संहिता के रचयिता तो महर्षि चरक थे, जिसको कि भारतीय औषधि विज्ञान के पिता भी बोलते हैं, ये तो पहले भी देख चुके हैं। प्लास्टिक सर्जरी उसका लिए जो है किस प्राचीन ग्रंथ को जाना जाता है? तो
प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो है सुश्रुत संहिता को जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जो प्लास्टिक सर्जरी का अच्छा खासा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है नाक के पुनर्निर्माण जिसको हम बोलते हैं राइनोप्लास्टी का वर्णन किस प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ में है? तो वहीं सुश्रुत संहिता में देखिए यहीं पर जो है प्लास्टिक सर्जरी नाक का जो होता है उसको कहा गया है, उसका वर्णन उसमें चरक संहिता में आता है, इस माफ कीजिएगा सुश्रुत संहिता में। अगला क्वेश्चन है कि 16 आना यानी कि जिसमें 1 रुपया होता है जिसका मतलब का चलन प्राचीन भारत की किस प्रणाली पर आधारित था? तो 16 आना मतलब 1 रुपया होता है, ठीक है। अभी भी आप लोग बोलते होंगे कि 16 आना सत, है ना। या फिर 8 आना, आप लोग 50 पैसा का 8 आना बोलते होंगे बहुत सारे आदमी, अगर आपको याद होगा तो। और 25 पैसा को 4 आना हम लोग बोलते थे, है ना। और एक गाना भी था 1 रुपया 12 आना करके ऐसे कुछ है। तो हड़प्पा काल के 16 के गुणकों वाले मापतोल पर जब ये आधारित था, ये 16 के गुणक वाले एक मापतोल होता था पहले, ये हड़प्पा काल में उसी पर आधारित था 16 आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की कौन सी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रात्मक लिपि। जो चित्रात्मक लिपि थी वो जो अभी तक नहीं जा चुकी है, ठीक है, जिसको हम आद्य इतिहास भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य को किन भागों में विभाजित किया गया है? देखिए भाई वैदिक साहित्य की बात करें तो उसको जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद यानी कि 4 भागों में विभाजित किया गया है वैदिक साहित्य को, ठीक है। संहिता में कुछ चीज को विभाजित किया गया, कुछ को ब्राह्मण में दिया गया है, कुछ को आरण्यक में और कुछ को उपनिषद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 90 नंबर का आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? देखिए आयुर्वेद जब ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद की बात करें वो गंधर्व वेद यानी संगीत का विज्ञान जिसको हम बोलते हैं वही है, ठीक है, सामवेद का। यजुर्वेद की बात करें तो उसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद, जिसमें कि युद्ध के विज्ञान उसमें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद की बात करें तो उसका उपवेद का नाम है शिल्पवेद। तो एक एक उपवेद कम से कम जरूर याद रखिएगा। देखिए हमने सब कुछ बताया है पहले से। देखिए कि ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद हो गया, फिर सामवेद का उपवेद जो गंधर्ववेद हो गया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवपूर्ण वर्णन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेन सांग ने। किसने? वेन सांग जो एक चीनी यात्री थे उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय का अच्छा से वर्णन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्ष के समय के किस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था? सही जवाब आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है हर्ष के समय में क्या किया था, बख्तियार खिलजी जो है उसको अच्छी तरह से तबाह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बराहमिहिर ने कौन सा प्रसिद्ध खगोलीय ग्रंथ लिखा? सही जवाब हो जाएगा पंच सिद्ध घांतिका घांतिका और ब्रह्म संहिता, ये 2 उसने लिखा था, ठीक है। किसने? 2 लिखा था बराहमिहिर ने, ठीक है, खगोलीय ग्रंथ। पहला ग्रंथ का नाम है पंच सिद्ध घांतिका, दूसरा ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेघदूतम की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा वन एंड ओनली कालिदास। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं के चित्र में किस भारतीय शासक का फारसी दूत के साथ चित्रण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का जो है उसमें चित्रण किया गया है अजंता के गुफा में। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में और किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव काल में हुआ था और चट्टानों को तराश कर किया गया था, ठीक है, महाबलीपुरम का मंदिर। अगला और अंतिम आज का क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। तो ये रहा आप लोगों का प्राचीन भारत का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप लोगों से यही विनती करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए और आगे ही इसी तरह हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।